अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जनाब अ वार्म वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है मेट्रो लाइट। और जनाब सुबह सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये जो कप चाय के ना इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में सुबह सुबह हो चुकी है, सुबह हो गई। मामू ऐसे भी होता है कोई? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। रोज़ सुबह 9 से 10 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मुख्तार बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे होते हैं। रोज़ मैं सिर्फ बताता हूँ या आप कर रही हैं? मैं भी बता रही होती हूँ, लेकिन हम रोज़ कुछ नया लेकर आते हैं ना, कुछ नए दिनों के हवाले से बात करते हैं जो कि हम इंटरनेशनली जो दिन मनाए जाते हैं। तो आज भी हमारे पास ऐसा एक दिन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मुख्तार, क्या दिन है आज? जी, आज के दिन के हवाले से बात होगी। और अब से कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे ना, तो मैं कुछ गुनगुना रहा था, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तो ये गाना बड़ा अच्छा, आप इसीलिए ये गाना गा रहे थे? हाँ, मैं भी बताऊंगा। इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक थी और वो लॉजिक बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अली ज़फ़र की आवाज़ में ये गाना बड़ा ज़बरदस्त है और वो जो म्यूजिक है टन टन टन, वो जो एक कहते हैं ना कि रिदम है, बड़ी ज़बरदस्त पहाड़ों वाली रिदम है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जब आप प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो आपने कहा वो पहाड़ होते हैं, उससे जानवर सीधे चले जाते हैं, क्लाइमेट के हवाले से बात हो रही थी। तो आज 11 दिसंबर और 11 दिसंबर के हवाले से बताएं तो इंटरनेशनल माउंटेन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब ये दिन मनाने का मकसद क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक जो अहम समझते खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे एक सियासी तहरीक भी बनाई जा सकती है। इसके ज़रिए तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत से मकामी लोग भी शामिल हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात और इसके साथ साथ मौश और सकाफती तरीक़ों से पहाड़ों के पानी पर इन्हिसार करते हैं। वैसी पानी की कमी है और इस वक्त इन्हिसार वो कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में से 5 में से रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा तेज़ ग्लेशियर्स पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और तकरीबन 600 ग्लेशियर्स पहले ही गायब हो चुके हैं। और अगर से दर्जा हरारत में इजाफा जारी रहा तो बहुत से मजीद गायब हो जाएंगे। आज दुनिया भर में 15 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्लेशियर झीलों से आने वाले सैलाब के लिए इंतहाई खतरे से दो चार हैं। गुज़श्ता हमने सैलाबी सूरत हाल भी देखी, KPK में बड़ी हमने देखा कि तशवीशनाक सूरत हाल भी सामने आई थी ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से। जहाँ ये हम सबको पानी सैराब करने के लिए ज़रिया बन रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी ये सैलाब का बाइस भी बनते हैं। तो एहतियाती तदाबीर को अपनाना भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और अब हम देख रहे हैं कराची के मौसम को भी ऐसे देख रहे हैं। हम देख रहे थे कि सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी दिसंबर में, तो सर्दियाँ तो आ गई हैं, रात में सर्दी है लेकिन सुबह में सर्दी, सुबह में गर्मी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही है, सुबह में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली होती है। जब हम सुबह, आज भी जब मैं सुबह अभी जब आई हूँ तो इतनी तेज़ मतलब धूप मुझे फील हो रही थी, जबकि दिसंबर का महीना है और जो धूप है ना वो अच्छी लगती है ऐसे दिनों में, लेकिन बहुत तेज़ शदीद धूप थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई अब जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी वो हजरात जो कि अब वो कहते हैं ना कि पूरे कराची में जो है ना वो ब्रांड की तलाश में लोग, जब ब्रांड की बात होती है, लोगों को लॉन्ग कोट्स चाहिए, लोगों को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो घूमना फिरना है, तो अब वो आपको नज़र नहीं आ रही। वरना पहले आप देख रहे हैं कि ठेले या दूसरी चीज़ें बाज़ारों में आपको वो या बहुत सारी जिस तरह के हम गर्म मेवाजात हैं उनमें भी जो है ना इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा सिवाय मूंगफली के, और ऐसा तो हाँ, इसके अलावा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। सूप हो गए, मछली हो गई, क्योंकि कराची में जो है ना सर्दी बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है। एक चीज़ है लेकिन कराची में सर्दी थोड़े दिनों के लिए तो आती है, लेकिन मज़ेदार चीज़ है कि लुत्फ़अंदोज़ सब होते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं ना, मछली भी खा रहे होंगे, सूप भी पी रहे होंगे, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और अब तो कॉफ़ी की बड़ी बड़ी ब्रांड्स की शॉप भी खुल गई है, तो वहाँ पे भी कॉफ़ी जो है ना आप देखें कि लोग देखें सबसे ज़्यादा वो वेटिंग के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये एक बड़ा मामला सामने अब तो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स भी, लेकिन वो तो कॉफ़ी के साथ साथ काश मैं भी कॉफ़ी पी रहा होता, लेकिन ये चाय वाला जो मज़ा है, हम चाय वाला मज़ा ज़्यादा करते हैं क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो चाय में बात है ना वो कॉफ़ी में नहीं है, जो अच्छी बात है। जी, दूसरी जानिब जो कराची का हम देख रहे हैं कि जी चाय के ढाबे पे देखें तो अब भी रातों में रश नज़र आता है। बिल्कुल आता है, ऐसा ही है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी कभी जैसे वापस जा रहे होते हैं ना घर अगर कभी रात को हमारी लेट शिफ्ट होती है तो वापसी पे हम भी जाते जाते कभी चाय पी लेते हैं, कभी सूप पी लेते हैं। ऐसी मतलब अच्छा लगता है ना इस मौसम में चाय और सूप का तो मजा फिर अपना ही है ना। ऐसा ही है। और भाई ये चाय जो है ना, चाय के बगैर तो कराची वालों की जिंदगी होती नहीं है, अधूरी है, अधूरी। और अधूरी के साथ साथ ये है कि खास करके जो प्रोफेशनली एंकर्स हैं या जिनको बोलने का काम ज्यादा होता है ना हमारा, चाय तो के फिर हमें चाय के बगैर तो हम हाँ। जिंदगी जी नहीं सकते। इसी तरीके से जो 8-8, 9-9
घंटे या 10-10 घंटे सिटिंग कर रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे काम करें, उनके लिए भी यही होता है कि वो कहते हैं यार कॉफ़ी ज़रूरी है, चाय ज़रूरी है। तो ये एक बड़े मामला है। लेकिन कॉफ़ी की बात करें, अच्छा मुझे बताएं, कॉफ़ी दो तरह की बनाई जाती है, एक होती है ब्लैक कॉफ़ी, एक होती है जिससे मेल्ट करके पी जा रही होती है। तो कॉफ़ी, कौन सी वाली कॉफ़ी अच्छी मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन जबकि वो अच्छी होती है क्योंकि आपको वो बूस्ट देती है, एनर्जी फील होती है आपको। मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, लेकिन थोड़ा सा जो हम कैपुचिनो के टाइप बनाते हैं ना, थोड़ा फेंट के, मतलब इंग्लिश वाला मीडियम ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाली कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है। और चाय में भी लोग कहते हैं कि भाई दूध बहुत ज़्यादा डालो, मुझे थोड़ी सी कम दूध और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय अच्छी लगती है। आपको कैसी अच्छी लगती है? भाई मुझे जो है ना थोड़ी सी मेल्टेड होनी चाहिए। वो जो लाटे वाला है ना, एक तो एक्सप्रेसो है, वो नहीं, मुझे लाटे है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये कि इसमें ना बड़े फ्लेवर्स आ गए हैं, इसमें कैरामल फ्लेवर आ गया है, इसके अंदर वनीला है और बहुत सारी चीज़, बिल्कुल। और अब इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि आप जहाँ जाएं, और बल्कि इंस्टाग्राम आप खोलें और उसमें आप देखें हर शख्स कहीं ना कहीं बैठा हुआ होगा। अब तो कॉफी डेजर्ट्स में भी तो यूज होने लगी है ना, कितने सारे डेजर्ट्स हम बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कॉफी स्प्रिंकल करते हैं, या कोको पाउडर की तरह हम डेजर्ट में भी यूज कर लेते हैं, केक में। बहुत, मैं जब बेकिंग करती हूँ तो कोको पाउडर जो है वो केक में बहुत मजे का लगता है। ऐसा ही है। अच्छा, दुनिया भर की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहाड़ों की दुनिया अगर बोले तो हम बलूचिस्तान चले जाएं तो आपको पहाड़ नजर आएंगे। और यकीन करें, बलूचिस्तान का जब मैंने भी सफर किया था ना, और वो जो पहाड़ों के नज़ारे थे, और वो बीच से एक अच्छा सा रोड चलता चला जा रहा है और साइडों पे सिर्फ पहाड़ है। अब वो रॉक्स जो है ना, हम अपने नॉर्दर्न एरियाज की भी बात करें अगर मुख्तार, तो वहाँ पे भी बहुत हसीन नज़ारे हैं। वो जो पहाड़ है ना, उन पहाड़ों के ऊपर वो कहते हैं बर्फ जो है ना उसने ओढ़ी हुई है। तो वो जैसे कि आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कितने खूबसूरत हमारे प्रोड्यूसर्स ने लगाए। तो हरियाली भी होती है, फिर हरियाली के बाद उसके बाद सुबह सुबह जो स्नोफॉल होती है, उसके बाद इतना खूबसूरत माहौल लगता है। और यकीनी तौर पे आपने तो बड़ा विजिट किया होगा नॉर्दर्न एरिया, देखा है मैंने, क्योंकि मैं जब एक दो बार गई हूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता वापस आने का, इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं। लेकिन कराची वाले रह नहीं सकते ज्यादा, नहीं ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना, और हम इतनी ठंड के आदी है नहीं, तो हम 2 दिन में ही भाग आते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है भाई। ऐसा ही, अब बल्कि क्या होता है आखिरी टाइम पे ये होता है कि जब नॉर्दर्न एरिया से वापस आ रहे हैं, कहते हैं चले बस इस्लामाबाद तक की सर्दी बर्दाश्त होती है, फिर उसके बाद नहीं होती है। तो ये बड़ा एक अच्छा सिलसिला है कि जी अगर हम देखें कि इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से, और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सकाफत भी है, और सकाफत के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसके ज़रिए लोगों के जो मसाइल हैं, चाहे जो पानी के मसाइल हैं, जो आबी तकसीम के मामला हैं, इसके ऊपर हुकूमत जो है काम करती दिखाई जाएगी। फ्रेश वाटर अगर हमें ना मिले तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन आपको पता है कि पानी की तो हम बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे उसके मिनरल्स की अगर बात करें तो पहाड़ों के नीचे सोना, चांदी, जवेरात, मादनियात, इतना सब कुछ है जो हमें पहाड़ों से मिलती है ना। आजकल हुकूमती सतह पे भी इसके लिए बड़ी पॉलिसीज, पहाड़ों की बात हो रही है तो एक और बहुत अच्छी जो है ना, मैं आज आपके साथ बात करने जा रही हूँ। कराची में जैसे सबको पता है कि 35वां इंटरनेशनल गेम्स चल रही हैं, जिसमें मुल्क भर के तमाम सूबों के जो है वो खिलाड़ियों ने शिरकत की है। जैसे कि अभी उस दिन हमने देखा कि बहुत एक शानदार इफ्तिताही तकरीब थी कराची नेशनल स्टेडियम में, और 32 स्पोर्ट्स के जो चीज़ें हैं वो इसमें मतलब क्या कहते हैं शामिल है, कैटेगरीज हैं, 32 स्पोर्ट्स कैटेगरीज शामिल हैं इसमें, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना कैटेगरीज हैं, जिसमें फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और रग्बी हो गया, एथलेटिक्स, उस तरह की और भी बहुत सारे 32 खेल, 11,000 खिलाड़ी हैं जो मुल्क भर से इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं कराची में जो 35वीं नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के दरमियान मेडल्स के हुसूल की जो जंग जारी है ना, अब वो कहते हैं जी ये मेडल मुझे मिलना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ये मेडल मिलना चाहिए। अब ये मेडल्स की जब बात है ना, तो पाकिस्तान आर्मी ने 71 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी बढ़तरी को मजीद मुस्तहकम कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो सिर्फ मैदानों खवातीन का मैंने देखा इस दफा बड़ा रोल रहा है, नहीं बहुत ज़बरदस्त, जो कि वो जेवलिन थ्रो की जो हम बात कर रहे थे, तो वो पेशावर की जो फायका हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इसमें। क्या बात है भाई। और हमारे अरशद नदीम साहब भी दोबारा एक बार फिर जो है ना वो उन्होंने जेवलिन थ्रो में एक दफ़ा फिर, आप उस दिन बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल ऐसा ही। और अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स के मैदानों में सिर्फ मर्द हजरात नहीं, अब खवातीन का रोल ना वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। और अच्छी चीज़ पता है क्या है मुझे जो लगती है, वो ये लगती है कि जब खवातीन इस तरह के किसी मैदान में आती है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी अच्छी तरीके से उनको प्रमोट कर रही होती है। ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये होना भी चाहिए कि खास करके अब जो खवातीन के हवाले से बताया जा रहा है कि डिस्क
थ्रो जो इवेंट था उसमें पाकिस्तानी आर्मी की फरियाल फारूक ने 38.21 के रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो वो जो थ्रो करना वो इतना आसान तो नहीं है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होती है। फिर इसी तरीके से एथलीट्स के मामलात हैं तो सिर्फ मर्द हजरात ही, अब तो वो जिम की जिस तरह हम उसमें बात कर रहे थे, डाइट की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जिम जाना चाहिए नहीं, तो खवातीन भाई हर मैदान में अब आगे नजर आ रही हैं। बिल्कुल वहीं पर ही अब हम दूसरी स्टोरी की जानिब मेरे ख्याल से जड़ जाते हैं, जहां हमने देखा कि अब जो मामलात हैं यहाँ पे जिनकी बात आ रही है तो मेरे ख्याल से खाने पीने की बात कहनी चाहिए। बिल्कुल खाने पीने की बात होनी चाहिए। और आज हम बात करें बहुत ही ज़बरदस्त, अल्लाह ताला कहते हैं ना एक नेमत हमें जो मिली है उसका, लेकिन एक मुहावरा है उसके लिए, क्या मतलब तुम बहुत अखरोट हो यार, ये क्या बात है? ये क्या बात हुई यार? इतना अच्छा फल, इतना अच्छा कुदरत की तरफ से इतना खूबसूरत एक चीज़ हमें मिली और हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो भाई अखरोट जैसी चीज़ ना शायद ही आपको इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अखरोट जो है ना खाने का वक्त भी अहम साबित हो सकता है। और इस वक्त जिस्मानी तवानाई में इजाफे और अच्छी नींद के लिए अखरोट खाने का मखसूस वक्त ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। तो ऐसा कौन सा वक्त है जब इस गिरी को खाना चाहिए, बताइए। अच्छा जी भाई, वक्त की बात आ रही है कि अब इस वक्त किस वक्त खाना चाहिए अखरोट? भाई सुबह भी लोग कभी कभी खा रहे हैं, लेकिन ये है कि शाम के औकात में खाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है इसमें? यह है कि जो ग़िज़ाई सेहत है इसमें, इस ग़िज़ा से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी मिल रहा है आपको, इसमें विटामिन भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी मखसूस जो है ना, उन्होंने बताया कि 30 ग्राम अगर अखरोट आप खाते हैं तो 30 ग्राम अखरोट से आपको 4.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो जितने जिम लवर्स हैं ना, जिनको प्रोटीन जो है ना वो खाना है, तो चिकन के जरिए प्रोटीन ले रहे होते हैं, एग्स के जरिए प्रोटीन ले रहे होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स अपने जो है वो लूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर आपको प्रोटीन बढ़ाना है तो आपने अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और आपको पता है अखरोट जो है ना वो आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हार्ट अटैक के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम करता है अखरोट। ख़ास तौर पे जिनको ओमेगा 3 भी, बिल्कुल आप ओमेगा 3 अखरोट से ले सकते हैं, आपके दिल की शरियानों को जो है वो बंद होने नहीं देता। इसके अलावा आपकी जो दिमागी सेहत है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है अखरोट। अगर आप रोज़ एक अखरोट खाएँ तो आपके दिमाग और दिल की जो शरियानें हैं वो बंद होने से बचाता है, हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो जो मैं अखरोट वाली आपको बात कर रहा था ना कि तुम अखरोट, अब आप उसको नेगेटिव ले रही थी, अब मैं आपको उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताता हूं। अखरोट को जब हम खोलते हैं, उसका छिलका जब हम उतार देते हैं, उसमें अखरोट आपने देखा कैसा होता है? वो अखरोट जो होता है बिल्कुल दिमाग की शेप, इसका मतलब वो दिमाग को तेज करता है। लोबिया हमने देखा है, लोबिया जब हम रेड लोबिया जो होता है हम खाते हैं, वो बिल्कुल किडनी की तरह होता है क्योंकि वो किडनी को जाके साफ कर रहा होता है। तो ये अच्छा, दूसरी जानिब जो अखरोट को ना ब्रेन फूड भी कहा जाता है। अच्छा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके जो न्यूट्रिशंस है ना वो आपके दिमाग को डायरेक्टली भी पहुंचाता है, इस वजह से इसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है। आपको आपकी जो है ना याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब अखरोट हम दोनों में से किसको ज्यादा खाने चाहिए? आपको खाने चाहिए यार, ये देखें, ये तो गलत होता है। नहीं, मुझे खाने चाहिए, मैं चीजें भूल जाती हूँ मैं। अच्छा नहीं, अच्छा ये इनको बादाम खाने चाहिए क्योंकि बादाम जो है ना वो ज्यादा जरूरी है। बादाम से जो है ना वो याददाश्त आपकी स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आप अखरोट खाएंगे तो आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब दिमाग के लिए जाहिर मुझे अखरोट ज़्यादा खाने पड़ेंगे। और वो जो जहाँ प्रोटीन वाली बात आ रही थी ना, तो जहाँ 30 ग्राम लिखा है इन्होंने, तो मुझे कुछ नहीं 300 ग्राम्स तो खाने पड़ेंगे ताकि 40.40 जो ग्राम है वो मेरे प्रोटीन। अच्छा, हर चीज़ के लिए अच्छा है ना, क्योंकि अगर एक ही इंग्रेडिएंट आपको सारी चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है तो क्यों नहीं आप खा सकते हैं भाई? आपको दिमाग के लिए काम आ रहा है, दिल के लिए काम आ रहा है, आपकी हड्डियों के लिए, हाँ हड्डियों की हेल्थ के लिए काम आ रहा है, तो एक चीज़ आपको इतने सारे फ़ायदे दे रही है तो क्यों नहीं? हाँ, अच्छा, अभी एक और भी चीज़ थी, हमने देखा था कि बाज़ारों में ना गुज़िश्ता 1 साल पहले जब ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी तो उस वक्त एक बड़ा मशहूर हुआ था शरबत, और वो ना कह रहे थे इसका फौलादी शरबत। अच्छा, वो फौलादी शरबत में क्या होता है? सारे अखरोट, बादाम, पिस्ते सब वो आइसक्रीम में डाल देते थे, और आइसक्रीम में डालने के बाद जो ना वो इतना ज़्यादा रश लोगों का लगा था। और अच्छा, एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, और हर शख्स चाहता है कि वो जाके उसके लिए जो है ना वो जाके पिक्चर्स भी खींचे, वहां जाके जो है वो उस ड्रिंक को एंजॉय भी। मैं मुख्तियार को यहाँ पे इंटरप्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया हमारे पास। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट्स। बिल्कुल ऐसा ही है।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट, रोज़ सुबह 9 बजे से 10 बजे मेट्रो 1 न्यूज़ पर आप हमें देखते हैं। और अब बहुत अच्छी बात एक करने जा रहे हैं। मुख्तार, क्या बात बताने जा रहे हैं? हमने देखा कि 2 रोज़ कबल ना बड़ा शिकवा किया जा रहा था, और ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा शो जो है ना वो ऐवानों तक पहुंच चुका है, और ऐवान में अब बास पुरुष नहीं बल्कि गूंज उठी। जिस तरीके से आपने उस दिन कहा था ना कि सिंध हुकूमत खुदा के लिए रोड बना दें ताकि ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल हो सके, लोगों के लिए आसानी हो, तो उस जगह पे अब सिंध असेंबली में मोटरवे के हवाले से आला सतह का एक करारदाद पेश की गई। मोटरवे के हवाले से वो अलग बात है कि वो करारदाद मंजूर नहीं हुई। बिल्कुल। अब वो मुस्तरद क्यों हुई, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं। सिंध असेंबली के इजलास में रुकन MQM आमिर सिद्दीकी ने मोटरवे को आलमी सतह के मुताबिक बनाने की करारदाद पेश की थी। आमिर सिद्दीकी का कहना था कि मोटरवे M9 की हालत बहुत खराब है, हादसात के खतरात हैं, मामूल के मुताबिक मरम्मत नहीं की जाती बल्कि मुकम्मल मरम्मत करके अवाम का तहफ़्फ़ुज़ बहाल किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ारसन नजार ने उस पर यह कहा कि आमिर साहब को करारदाद यहाँ के बजाय अपनी विफाकी वज़रा को देनी चाहिए। अगर दिखावे के लिए यहाँ करारदाद लाए हैं तो ये एक अलग बात है। असेंबली में ऐसी करारदाद लेकर आए हैं, मेहरबानी करके फेस सेविंग ना करें बल्कि अपने वज़रा से कहें कि वज़ीर आज़म से बात करें और एक अलग से एहतजाज भी इसके लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप अभी जो है ना ये जो मोटरवे के मामलात हैं ये विफाक में शामिल होते हैं तो आप सिंध असेंबली में क्यों लेकर आए। लेकिन एक अच्छी बात है ना, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे वो सिंध असेंबली के लिए हो या विफाक के लिए हो, चाहे इसी बहाने आपकी आवाज़ जो है वो सिंध असेंबली से आगे बढ़ती हुई जा रही है और अब विफाक में भी जाएगी। लेकिन मोटरवे बनने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम पंजाब की बात करें, आपने पंजाब ज़ाहिर विजिट किया होगा, हम KPK की बात करें, हम अगर दूसरे शहरों की सूबों की बात करें तो शाहराहें हमें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। जहाँ पे अगर मोटरवे की बात करें बनती हुई, आप यहाँ से सखर तक चले जाएँ, रहीम यार खान के बाद अगर आप शाहराह देखें या मतलब जो मोटरवे देखें तो वो बिल्कुल आपको अलग सी नज़र आती है। और ये जो मतलब ये जो बात है ना ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है कि भाई ये मोटरवेज आखिर कब बनेंगे, क्योंकि ये सारा मामला सिर्फ देखें इसको निपटाना तो पड़ेगा क्योंकि सारी जो मुश्किलात का सामना है ना वो आवाम को करना पड़ता है। बिल्कुल वहाँ से जो गुजर रहे हैं या वहाँ की जो भी मोटरवेज पे ज़ाहिर सारा बहुत बिजीएस्ट एक शाहराह होती है, एक दूसरे सरहदों को एक से मिलाती है। तो वो वाली बात है ना, एक जगह पे की बड़ी बड़ी ट्रैफिक जो है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो वहाँ चल रही है, कार्गो हमारी वहीं से एक सूबे से दूसरे सूबे को जब वो मिला रही है तो बिल्कुल उस मोटरवे को जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली, वरना तो उसका नाम आम सड़क रख देने के मोटरवे रखा तो उसका मतलब वो मोटरवे हो ना, लेकिन वो आम सड़क की तरह जो है ना वो नजर आ रही होती है। तो ये एक मामला सामने आया। लेकिन अब जहाँ मोटरवे की बात आती है वहीं हम देखें कि जी ट्रैफिक की बात आ जाए, ट्रैफिक की बात आ जाए तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए, और जब ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए तो फिर बात आ जाती है कि भाई क्या हम लोग EV के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं या अभी भी हम पेट्रोल की जरिए अपनी जो गाड़ियां हैं वो चला रहे हैं। तो भाई अब जो है ना बड़ा ज़रूरी है, पेट्रोल के मामला भी सामने आए। तो मेरे ख्याल से अब आप इसके हवाले से हमें बताएंगे कि पेट्रोल के क्या मामला सामने आ रहे हैं। पेट्रोल के कुछ इस तरह से मामला सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि OMCs और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 5% जो है वो इजाफा मंजूर कर लिया है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 लीटर ₹2.56 तक का इजाफे का इम्कान है। क्या बात है, मतलब फी लीटर के ऊपर ₹2.56। मतलब ये तो सिर्फ बातें करने वाली है ना, आपने तो पैसे बढ़ाने हैं क्योंकि आपने जो है पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करनी है, आवाम को रिलीफ फराहम नहीं करना है। अब जो बात आ रही है मार्केटिंग कंपनीज के लिए, तो भाई ये तो स्ट्रेटेजी पहले से बनानी चाहिए। अच्छा, अभी जो आप जो कह रहे थे कि सब नोटों का मामला, वो आप इसीलिए कह रहे थे? नहीं, ये जो नोटों का मामला है वो एक अलग कहानी है, वो मैं अभी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये वाली जो बात है ना जिसमें अभी एक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये ECC का इजलास हुआ था। अब पेट्रोल के हवाले से वो तमाम लोग जो कि ट्रैवलिंग के लिए निकलना चाहते हैं या वो लोग जो कि इस वक्त चाहते हैं कि खास करके जो है वो कहीं दूसरी जगह पे जाए, तो अब भाई किराए भी बढ़ जाएंगे, किराए बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब जब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस जब बढ़ जाएगा ना तो फिर उसके बाद एक मसला होगा। अच्छा, बढ़ाने के वक्त जो है वो 10 से 15 रुपए 20 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कम करने की बात आती है तो वो पैसों में डिवाइड हो जाते हैं। 20 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे, ये क्या बात? अभी देखिए ना, बिजली की कीमतों की सार्फिन की अगर बात करें तो ये भी एक बड़ी खबर आई थी जहां पे हमने देखा कि जी जब बढ़ाए जाते तो अचानक से 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। अभी कम किए तो 88 पैसे, और वो भी गुज़िश्ता जो महीना है उसकी मद में कम कर दिए। तो ये तो
हाँ, अब कितनी गलत बात है। अच्छा आपको पता है, अब बात ये भी होती है कि हमारी मईशत तो उड़ती हुई आगे जा रही है। तो अब उड़ती हुई आगे कहाँ जा रही है? हम तो देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कमी नहीं हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब जो आप बात करी थी ना नोटों की बारिश, तो भाई नोटों की बारिश जो है ना, हम पहले ख्वाबों में देखते थे कि ख्वाबों में हो रही है, फिर हम ये देखते हैं कि ये नोटों की बारिश जो है वो कहते थे ना कि क्या आसमान से पत्ते जो है ना वो आप लाएंगे, या कभी हम ये कहते थे ना कि क्या दरख्तों पे जो है वो नोट उगते हैं। लेकिन ऐसे एक वाकया पेश आया नेशनल असेंबली में जहाँ पे नोट गिरे हुए पाए गए। अब तो जो नोट की बात है ना, तो वो जो नोट वाले मामलात हैं वो बड़े अलग हैं। वो कहते हैं ना कि जी नोट दिखाओ मुझे, तो वो नोट दिखाने वाली बात है। मेरे ख्याल से आप भी कुछ दिखाना चाहेंगे? कुछ दिखाना चाहते हैं, हम आपको नाज़रीन को दिखाते हैं। आइए नाज़रीन देखते हैं, फिर उसके बाद इस बात को आगे करेंगे। ठीक है। किसी के पैसे गिर गए, ये किसी के पैसे गिर गए, ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। क्या बात है। अच्छा ये वाली जो बात है ना, मुझे इसमें अपना स्कूल याद आ गया। जब कभी कोई एक बच्चा छुट्टी कर लेता था ना, तो हमारा कोई भी दोस्त होता था, जब वो एब्सेंट होता था हम कहते थे यार अटेंडेंस तो लगानी है, तो 2-3 दोस्त एक साथ बोलते रहे यस मिस। तो बिल्कुल ये वही वाला मामला आ गया कि जी पैसे किसके हैं, पैसे किसी एक के गिरे, लेकिन 12 हाथ जो है ना वो उठाए गए हैं। और अच्छा एक और चीज बड़ी अच्छी है, कितने सारे हाथ उठ गए, 10-12 हाथ उठ गए भाई। और उन्होंने कहा ऑपोजिशन से कोई लोग इस वक्त मौजूद नहीं थे। कौमी असेंबली भी परेशान कि ये 10-12 हाथ उठे, तो ये किसके पैसे? आप इससे अंदाजा लगाए कि जो मंसूबे बनाने वाले लोग हैं, अगर वो 12 हाथ उठा रहे हैं, आवाम पे बात आएगी तो कितने हाथ उठेंगे? अच्छा ये बताएं, कभी आपको जमीन से पैसे मिले और आपने उठा के रख लिए या दे दिए? अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा एक सवाल किया आपने। पहले मैं चाय पी लें। अच्छा पता क्या, एक चीज़ बड़ी अच्छी रही कि हम शुरू से मेरी वालदा ने कहा कि बेटा नीचे से चीज़ नहीं उठानी है। अच्छा उठानी है तो वो कहीं ना कहीं डाल देनी है। मुझे एक बार 1000 रुपये, पता नहीं 1200 रुपये थे, तो कुछ फोल्ड हुए पैसे किसी को हो सकता है जा रहा होगा, गिर गए होंगे, वो मुझे मिल तो गए। अच्छा उस वक्त मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आई। मैंने कहा या तो मैं इसको खर्च कर लूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी उस वक्त इतने सारे पैसे लगते थे कि ये पैसे मैं खर्च भी करूँगा तो फिर बताना पड़ेगा ना सबको। और जब पता चलता था कि यार ये पैसे मुझे खर्च, उम्र क्या थी? मेरी उम्र कितनी, 6 साल 7 साल का होगा तो मैं। फिर तो बस फिर उस वक्त मैंने बोला 1000 रुपये 1200 रुपये में। अच्छा हमें कभी कोई जमीन से कोई सिक्का या कोई ऐसी चीज मिल जाए ना, तो हम कहते हैं अल्लाह की जमीन से मिले। अरे हाँ ये वाली बात भी अच्छी। अच्छा हम तो बोलते अल्लाह की, हाँ बोलते, ऐसे भी कहा जाता है कि जो जमीन से पैसे मिलते हैं ना तो वो रख लेना चाहिए कि वो बरकती होते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे जब डॉलर्स मिलेंगे ना, या मुझे कोई गड्डी मिल गई ना, तो फिर मैंने रख देनी है। फिर मैंने बोलना नहीं ये तो अल्लाह की जमीन से। हम तो बोलते थे भाई अल्लाह की जमीन से मिले, हम तो उठा के संभाल के रखेंगे। हमने पता क्या किया था, डॉलर तो कोई वापस नहीं करेगा, ये बात भी है। लेकिन पता क्या, फिर मैंने उन पैसों का क्या किया, वो पैसे मैंने जाके मस्जिद के गलक में डाल दिए। तो ये एक मैंने काम किया। बल्कि छोटे बच्चों को हमें सिखाना भी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो या किसी गरीब को दे दें, है ना। हाँ अब इसी तरीके से अगर रोड पे मैं चलते हुए जो नोट गिरा था, मैं कहता भाई ये आपका है, तो वो कहते भाई हाँ मेरा ही है। अच्छा वो एक गाना नहीं आया था बहुत पहले कि वो एक बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है ज़मीन पे, थोड़ी सी हंगामा आ रही हो रही होती है, उसमें कहते हैं भाई ये जो है पैसे सारे उसके निकाल लिए जाते हैं, और वो कहता है शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मौका ही नहीं मिला किसी को पैसे उठाने का। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये खुशकिस्मती जो है ना बहुत कम लोगों के साथ होती है। अच्छा कल की एक स्टोरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और हम कल बात कर रहे थे एनिमल राइट्स के हवाले से। तो बड़ा अच्छा मामला था जिसमें हमने देखा था कि एनिमल राइट्स के लिए काम हो रहा है। तो आज कोई स्टोरी है हमारे पास? बिल्कुल एक स्टोरी है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाज़रीन बिल्ली की कहानी आप मुझे पहले भी कह रही थी कि आज मैं सुनाऊंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही कराची की एक मकामी अदालत ने बिल्ली के कत्ल का केस फैसला सुनाते हुए नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजिमा को बरी कर दिया है। रवां साल फरवरी में डिफेंस की एक शहरी की पालतू बिल्ली खातून की गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गई थी, जिसके बाद शहरी ने मुकदमे का इंतराज के लिए सिटी कोर्ट में अपनी दरख्वास्त भी दाखिल कराई थी। दरख्वास्त में शहरी का कहना था कि वाकया डिफेंस फेज 8 दरख्शा थाने की हदूद में 1 फरवरी को पेश आया, जिस पर अदालत ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया था। अब इस मुकदमे में अदालत ने जो है नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजिमा को बरी कर दिया। क्या बात है। अच्छा मतलब ये एक मामला सामने आ रहा है कि हम जहाँ देखें कि कत्ल के वाकयात हो जाते हैं, मुख्तलिफ वाकयात हम देखते हैं कि इंसान की जो अदालतें लगाई जा रही हैं और इंसान ही उसी के फैसले कर रहे हैं, तो
वहाँ पे जो है ना हम देखते हैं बड़ा डिले नजर आता है। अच्छा डिले जो है ना वो यूँ होता है कि जी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, सारी चीजें मामला बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो बिल्ली का अनोखा वाक्य है ना ये बड़ा जबरदस्त मुझे भी लगा। और उसमें जो है ना सबसे अच्छी चीज ये थी कि दरखास्त में शहरी का कहना था कि वाकया डिफेंस फेज 8 दरक्षा थाने की हदूद में 1 फरवरी को पेश आया, जिस पर अदालत ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अच्छा अल्लाह ना करे अब हम ये देखते हैं कि फरा आपके पास भी बिल्ली है, ऐसे ही जी मेरे पास अब भी है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा हादसा अल्लाह ना करे अगर हो जाता है हाँ। तो क्या आप भी अदालत से रुजू करेंगी फिर? मैं कोशिश तो यही करूंगी कि जो है मुझे मेरी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे पास माशाल्लाह से 2 बिल्लियाँ हैं और मुझे दोनों से बहुत लगाव है, तो उनको अगर ज़रा सा भी तकलीफ होती है ना तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है कि पता नहीं वो तो कल आप मुझे उस बिल्ली से मिलाएंगी इंशाल्लाह कल आप कोशिश स्टूडियो में लाएंगी? कोशिश करते हैं आपको चलें मिलाएं। जी, हो सकता है कि कल फरा जो है वो अपनी बिल्ली हमारे साथ लाएं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो लाइट। जी वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि मेट्रो लाइट में अभी थोड़ी देर पहले बिल्लियों के हवाले से बात हो रही थी, वहीं हम देख रहे हैं कि अब इंटरनेशनल रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कि एक फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा मंगल के रोज मरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट पर गया और उसके बाद वो गिर गया। अब ये जो मामला सामने आ रहे, ये तो एक तैयारा गिरा है, हमने तो भारत के 6 तैयारे हमने तो ऐसे गिरा दिए, 6 तैयारे गिराए। अब वो यूं जा रहे थे और यूं जाते हुए कहाँ नीचे जा गिरे ये तो पता भी नहीं चला हमें, तो ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर रूसी वजारत का एक ये तैयारा था। और जब अगर बात करें कि ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से अगर ये तैयारे की बात करें तो सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त तैयारे में 7 अफराद सवार थे। अच्छा खैर ये अफसोसनाक खबर भी है, हम डेफिनेटली देखें ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं कि जी तैयारा इस तरह गिर गया, लेकिन 7 अफराद जो है वो उसमें मौजूद थे, उनकी हालत के बारे में अभी तक कोई भी मालूमात हासिल नहीं की जा सकी हैं। लेकिन सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि वजारत दिफा ने बयान में कहा कि उस वक्त इंजन का जो है उसकी मरम्मत की गई थी और मरम्मत के बाद एक टेस्ट फ्लाइट की जा रही थी। लेकिन जब वो टेस्ट फ्लाइट के दौरान हमने यही देखा कि वो टेस्ट फ्लाइट जो है वो उड़ती हुई ज़मीन पर आ गई, तो डेफिनेटली एक टेक्निकल इशू है और इसको रिजॉल्व करने की अशद ज़रूरत है। और बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि इस दौरान जो है वो कई मासूम जाने चली जाती हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। तो अब लेकिन जंगी तैयारों की बात करें तो वहाँ जंग का मैदान होता है, जंग के मैदान में पाकिस्तानी तैयारी पाकिस्तानी अफवाज नंबर 1 है, क्योंकि हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार बहुत से तैयारे मार गिराए हैं। तो ये जो एक एजाजी शर्फ है वो पाकिस्तानियों के पास है कि जी पाकिस्तानी पायलट हो गए, मुसल्लह अफवाज हो गई, चाहे वो बहरी हो बर्री हो फ़िज़ाई रास्तों के ज़रिए हमारी जंगें जो हमेशा कामयाब रही हैं। तो ये बड़े मामला सामने आए। लेकिन अब जो दूसरे मामला हैं वहाँ हम जब बात कर रहे थे खास करके 2 दिन पहले आपने एक बात बोली थी कि ड्राउनी आवाज़ों से आपको भी डर लगता है, तो आपको डर लगता है? बिल्कुल मुझे तो डर लगता है और मैं अकेले में तो 1 सेकंड मतलब अगर कोई घर में ना हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है भाई, तो अकेले नहीं बैठ सकती। तो आप इस हवाले से कुछ बता रहे थे? नहीं मैं तो नहीं, ये तो आप बताएंगे कि न्यूयॉर्क में कुछ हुआ है। ऐसा है कि भाई न्यूयॉर्क के जो नौमुंतखब मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उनको अपनी जो रिहाइश जहाँ वो रह रहे थे वहाँ उनको डर लगने लगा और उन्होंने फैसला किया है कि वो न्यूयॉर्क का जो ग्रेसी मैंशन है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रेसी मैंशन जो है वो 1799 से कायम है और दूसरी जंग अजीम के बाद ये मैंशन न्यूयॉर्क के कई मेयर्स की रिहाइशगाह के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल रहा है। पीले और हरे रंग के इम्तजाज से तैयार ग्रेसी मैंशन के एक्सटीरियर पर मौजूद सफ़ेद रेलिंग और नीचे खूबसूरत फूलों और घास से आरास्ता ज़मीन इस मैंशन को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। और ये भी कहा जाता है कि ग्रेसी मैंशन जो है ना इस काफ़ी अरसे से जो जितने भी मेयर्स जब वो मुंतखब हो जाते हैं न्यूयॉर्क के नए मेयर्स, तो वो अपनी उनकी वो सरकारी रिहाइशगाह होती है। सही। अच्छा दूसरे जानब जो है ना अभी हमने देखा स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें ना तो ये ग्रेसी मैंशन दिखाया गया है, इतना खूबसूरत बनाया गया है और इतने सारे मेयर्स यहाँ पर आके रुके हैं, अब इनकी भी बारी आई है। तो यहाँ पे अब इसमें बड़े मामला सामने आते हैं। एक जानब ये देखा जाता है कि यही एक ग्रेसी मैंशन ही क्यों जिसमें सारे मेयर्स को पाया जा रहा है, तो क्या सारी प्लानिंग्स और वो तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं यहाँ पे? अच्छा एक बात यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी, ग्रेसी मैंशन को द लिटिल व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। अच्छा लिटिल व्हाइट हाउस, हाँ जी लिटिल व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। और वहाँ पे जो
तमाम लोग हैं ना, जैसे अगर आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अपनी रिजर्वेशन करवाएं और आप चाहें तो ग्रेसी मेंशन जाके देख कर आ जाएं। अरे वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारे यहाँ भी इस तरह के मामला हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पे CM हाउस देख लें, दूसरी यहाँ तो इजाज़तनामे लेने पड़ते हैं। वहाँ पे आपने रिजर्वेशन करवाई, आपने कि आपको वो टाइम देंगे, उसके बाद आप जाके विजिट करके देख कर आ जाएं। अच्छा, ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया कि आप ये अपना जो पुराना वाला घर है जहाँ आप रह रहे थे वो आप शिफ्ट करना क्यों चाह रहे हैं ना, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो घर की इमारत तो बड़ी पुरानी है और ना वहाँ पे मुझे डर लगता है क्योंकि वहाँ जादू वादू ना हो। तो क्या पुरानी इमारतों में वाकई में जादू होता है? ऐसा कुछ कहा तो जाता है कि पुरानी जो इमारतें होती हैं उनमें कुछ आसेम ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो इन चीज़ों से गुजरे होंगे, ये वही बेहतर बता सकते हैं भाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हादसात इस तरह के होते हैं। अब वो कारसाज वाली हमने दुल्हन वाला सुना ना आपने वाकया, वो बहुत सारे लोग मुझे, मेरे दोस्त यार बताते हैं कि ऐसा होता है। तो वो कारसाज वाला वाकया मुझे एक याद, और एक PCHS में घर भी है, एक नाज़ाबाद में भी घर है। तो ये सारे वाकया आपने कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? कभी हुआ कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जो ज़ोहरान ममदानी वाले मामला सामने आया, अगर उनको भी डर लग रहा तो वाकई में उन्होंने भी अपने घर में कुछ ना कुछ देखा होगा। या हो सकता है वो कहते हैं ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर जैसा हम देख रहे होते हैं या जैसे हम सोच रहे होते हैं कि यार हम जो है वो 1799 से कायम है ना, तो हो सकता है कोई पुराना भूत हो जो वहाँ रहता हो और उनको पसंद ना आया हो ज़ोहरान ममदानी का वहाँ रहना, और उन्होंने उनको ये कहा हो कि भाई आप ग्रेसी मेंशन जाके रहें, आप जो है वो मेयर मुंतखब हो गए तो आप सरकारी रिहाइशगाह में रहें ना। उन्होंने कि इंडियन फिल्म देख ली होगी, अभी जे तुमा तो इस वजह से वो भाग कर आ गए, ऐसा भी हो सकता है। चले नेक्स्ट स्टोरी की जारी बातें। और हाँ जी, नेक्स्ट स्टोरी। और अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टोरी पर चले जाते हैं। हाँ, चलते हैं। कौन सी नेक्स्ट स्टोरी आप बताएं, मेरे पेजेस आगे पीछे अच्छा हो गए। भाई, जबरदस्त। वो जो एक स्टोरी है ना हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जी महविश हयात के हवाले से बहुत कुछ मशहूर हो रहा था और महविश हयात ने सपोर्ट किया मेरे ख्याल से हुमायूं सईद। ऐसा ही कुछ क्या मामला था यार? भाई कुछ ऐसा हुआ कि सुपरस्टार है महविश हयात हमारे पाकिस्तान की, आपको तो पता ही होगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों वो जो है PCCL के लिए टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद है और इस दौरान मदाहों से गुफ्तगू के दौरान अदाकारा ने हुमायूं सईद को मज़ाहिया और दोस्ताना नेचर पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मदाह ने उनसे एक सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि हुमायूं की जो नेचर है वो फ्लर्ट नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो काफ़ी दोस्ताना मिजाज हैं, भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। जब दोनों डायरेक्टर नदीम बेग के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते तो हम तीनों के दरमियान मज़ाहिया लड़ाई एंगल चल रहा होता है कि महविश से ज़्यादा कौन तंग है। अच्छा, अब पता क्या मामला ये है कि ये इसके मामला पता क्या है, बेसिकली हुमायूं सईद को इंडस्ट्री में जो है वो फ्लर्टी लोग कहते हैं। वो फ्लर्टी क्यों कहते हैं, ये तो एक हो सकता है मजाकिया तौर पे कहते होंगे उनको, और वो वैसे तो बड़े ज़बरदस्त से वो हम कहेंगे कि जी शोबिस शख्सियत के मालिक तो हैं, लेकिन अदाकार भी बड़े ज़बरदस्त हैं और जब भी उनकी फिल्में आती हैं बड़ी हिट जाती हैं। ऐसे में वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। उनके बारे में ये भी तो कहा जाता है ना कि इतने सालों से वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। वो जो 18 साल के थे वो आज भी उतने ही हैंडसम, उतने ही अच्छे हैं। अब आप उस दिन माहिरा खान की बुराई कर रही थी, आपने कहा कि उनकी उम्र ज्यादा है, बुराई नहीं की तो मैंने आपको क्या कहा कि अदाकारी जो होती है ना वो बड़ी मायने रखती है। और इससे पहले भी हमने देखा कि हुमायूं सईद और माहिरा खान की भी एक बड़ी जबरदस्त सी लव स्टोरी एक फिल्म आई थी, वो भी बड़ी हिट हुई थी। हालांकि उसमें उनके बहुत सारे ड्रामे भी बहुत सारे एज में थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन महविश हयात को भी सैल्यूट है क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त सा एक रिमार्क किया और कहते हैं कि जब आपके सपोर्टिंग एक्टर साथ हो, सपोर्टिंग मतलब ये कि जब आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपके साथ हो, आपकी इंडस्ट्री आपके साथ हो तो बड़ा अच्छा होता है। जब फ्लर्टी के हवाले से कहा गया कि क्या रेट देंगे तो उन्होंने कहा भाई वो तो बड़े दोस्ताना माहौल में हमारे साथ काम करते हैं, वो कोई फ्लर्ट नहीं करते। अच्छा, मैंने हमेशा हुमायूं सईद की जो है ना तारीफ ही सुनी है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं और वो काम में जो है वो अगर कोई नया भी उनके साथ कोई काम कर रहा है तो उनके साथ वो अच्छा ही अपना रवैया रखते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसे भी होता है भाई सीनियर्स बड़ा तंग करते हैं जूनियर्स को कि उनको दोबारा नहीं बताया जाएगा या बस पहले ही टेक में आपने सारी चीज़ें देनी, तो ऐसा नहीं है। हुमायूं सईद साहब की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। हाँ, ये तो है। और हम देखते हैं कि आने वाले वक्तों में भी बड़ी जबरदस्त फिल्में भी आने वाली है और महविश हयात अभी हमें देख रहे हैं काफी दिनों से स्क्रीन से गायब नजर आ रही है, बड़ा सा प्रोजेक्ट करके आएंगी क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी जब मीडिया की बात करें, शोबिस की बात करें तो वो बड़े मामला नजर आते हैं हमें कि जी एक से बढ़ के एक कोई नई फिल्म, एक से बढ़ के एक अदाकारी। तो मुझे लगता है अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में इनके हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और मेरे ख्याल से आज की स्टोरीज हमारे पास इतनी ही है और अब
जो है वो हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। यकीनी तौर पे आज का प्रोग्राम भी आपको बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा। हमारी नोक-झोंक का सिलसिला तो जारी रहेगा, भूत की बातें कल भी होंगी, स्टार्स के हवाले से बातें भी जो है वो कल भी होंगी, लेकिन आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमें फीडबैक ज़रूर, बिल्कुल हमें फीडबैक आप ज़रूर दें ताकि हम और रोज़ाना जो है ना और अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया करें, मैं और मुख्तार, और हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और हमारे इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यकीनी तौर पे कोशिश यही की जा रही होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ नोक झोंक के साथ आप लोगों के साथ गुफ्तगू भी रहे और हम कुछ अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें। तो आज के प्रोग्राम में जैसे मुख्तार कहते हैं ना, लाइटर मोड पे हम आप तक वो खबरें लेकर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। देखते रहिए मेट्रो लाइट।